Have you ever wondered why elephant always give birth to a baby elephant and not some other animal? Or why a mango seed always form a mango plant and not some other plant? Given that they do, are the offspring identical to their parents or do they show differences in some of their characteristics? और कभी ये भी सोचा है कि जो सिबलिंग्स होते हैं, कभी होता है कि वो बहुत सिमिलर दिखाई देते हैं, बट कभी ऐसा भी होता है कि वो बहुत डिफरेंट दिखाई देते हैं. हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सारिका और आज हम बात करेंगे हमारे क्लास 12th के नेक्स्ट चैप्टर की सेकेंड यूनिट की, चैप्टर नंबर 5, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. अभी जो मैंने आपसे कुछ सवाल किए, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो कि आज हम उन्हीं सवालों के जवाब इस चैप्टर में ढूंढने वाले हैं. अब जब क्योंकि हमने बात की कि हमेशा हर एक एनिमल जो एक अपने नेक्स्ट जनरेशन को बर्थ देता है तो वो सिमिलर दिखते हैं, ठीक है. अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो सेम स्पीशीज़ होती हैं, लेकिन कभी कभी दो सिबलिंग्स एकदम आइडेंटिकल दिखेंगे आपको और कभी कभी वो बहुत डिफरेंट दिखेंगे. ये जो स्टडी है बायोलॉजी की जिस ब्रांच में इसको पढ़ा जाता है उसको और कुछ नहीं, आपका जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है. तो आज हम एक्चुअली में बात करने वाले हैं हमारे जेनेटिक्स ब्रांच की, जो एक बायोलॉजी की ब्रांच है, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद द जेनेटिक्स. Genetics is the study of mechanism and principle of heredity and variation. आप इसमें दो चीज़ों को सबसे ज़्यादा पढ़ोगे, एक आपकी हेरिडिटी और एक आपके वेरिएशन. हेरिडिटी में जैसे मैंने आपको बात की कि दो सिबलिंग्स सिमिलर दिखते हैं ड्यू टू हेरिडिटी, और कभी कभी वो बहुत डिफरेंट दिखते हैं मे बी ड्यू टू वेरिएशन. अब अगर हम सबसे पहले हेरिडिटी की बात करें तो हेरिडिटी क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टर्स. ट्रेट्स को हम कैरेक्टर्स भी बोलते हैं. सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. अब हेरिडिटी में एक और टर्म यूज़ करते हैं हम, इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस क्या है? इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी. इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू द प्रोजेनी, ठीक है. अब नेक्स्ट टर्म हमने यूज़ की वेरिएशन की. तो वेरिएशन क्या है? वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम द पेरेंट्स, ठीक है. अब वेरिएशन बहुत रीज़न से हो सकते हैं. It is due to morphology, cytology और physiology and the behavioristic traits of individual belonging to the same species, right? तो ये डिफरेंस है हेरिडिटी और वेरिएशन में. अब जैसे हम अपनी बात करते हैं, ठीक है, हम कहीं भी फॉर्म फिल करते हैं या हमसे हमारा कोई नाम पूछा जाता है तो हम अपना सरनेम बताते हैं, ठीक है. तो वो सरनेम हमें किससे मिला? हमारे पेरेंट्स से, हमारे फादर से, ठीक है. इसी तरीके से जेनेटिक्स कहाँ से आया? कौन है जेनेटिक्स को डिस्कवर करने वाला? कौन है जेनेटिक्स का फादर? तो जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है वो है ग्रीगर जॉन मेंडल. आपने बहुत बार मेंडल का नाम सुना होगा. इनफैक्ट 10th क्लास में भी इसका एक चैप्टर है जो आपका हेरिडिटी और इवोल्यूशन पर बेस्ड है, ठीक है. तो मेंडल ही इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स. अब उन्होंने जेनेटिक्स से पहले, जेनेटिक्स को डिस्कवर करने से पहले, उसके कुछ लॉज देने से पहले बहुत सारी रिसर्च की. उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन पर रिसर्च की, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, हिट एंड ट्रायल किया. तो उसके बाद फाइनली उन्होंने अपने एक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए एक स्पीशीज़ चूज़ की. जो स्पीशीज़ थी आपकी गार्डन पी प्लांट,
he conducted the hybridization experiment on garden pea plant for 7 years and then finally he proposed the law of inheritance in living organism. तो अभी हम बात करते हैं कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया. तो यहाँ पे है आपका मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, सबसे पहले उन्होंने गार्डन पी प्लांट को चूज किया 7 ईयर्स के लिए. उसके बाद उन्होंने अपने लॉज दिए कुछ इनहेरिटेंस पे. उसके बाद क्या हुआ कि अब क्या रीज़न था कि उन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया. ठीक है, ऐसे कौन से रीज़न थे? सबसे पहली बात, दैट पी प्लांट हैज़ डिस्टिंक्ट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. ठीक है, हम यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेते हैं. डिस्टिंक्ट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, एक तो ये रीज़न था. दूसरा रीज़न था पी प्लांट को चूज करने का, द लाइफ स्पैन ऑफ पी प्लांट इज वेरी शॉर्ट. राइट, अब देखो अगर वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि उन्होंने पी प्लांट पर जो एक्सपेरिमेंट किया अपना वो 7 ईयर्स तक किया, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि पी प्लांट की जो जनरेशन है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, उनमें ट्रेड्स या कैरेक्टर्स कैसे पास ऑन होते हैं, कितना वेरिएशन होता है. दैट मीन्स वो बेसिकली हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों को एनालाइज करना चाहते थे किसी एक स्पीशीज़ के लिए. ठीक है, इसलिए उन्होंने पी प्लांट को चूज़ किया क्योंकि उसकी लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट है, सो दैट वो जनरेशन टू जनरेशन उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सके, एनालाइज कर सके. थर्ड जो उनका रीज़न था पी प्लांट को सेलेक्ट करने का, वो ये था दैट फ्लावर्स हैव सेल्फ पॉलिनेशन. राइट, जो उनका नेक्स्ट रीज़न था पी प्लांट को चूज़ करने का, वो ये था कि इट इज़ वेरी इजी टू आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेट ऑफ पी फ्लावर्स एंड द हाइब्रिड दस प्रोड्यूस्ड आर फर्टाइल. तो ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया. ठीक है, तो ये हो गया आपका. नेक्स्ट है वर्किंग मेथड. अगर हम उनके वर्किंग मेथड की बात करें, इनका ये एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल हुआ था. तो सक्सेसफुल होने का रीज़न क्या था उनकी सक्सेस का? बिकॉज ऑफ हिज मेटिकुलस प्लानिंग एंड मेथड ऑफ वर्क. उन्होंने अपनी मेथडोलॉजी इतने सही तरीके से प्रिपेयर की थी, इतने अच्छे से उसको प्लान किया था कि वो एक ही बारी में सक्सेसफुल हो गया. ठीक है, अब क्या उनकी मेथडोलॉजी थी? जो फर्स्ट उन्होंने मेथडोलॉजी की, ही स्टडीड ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम. एक टाइम पर उन्होंने पी प्लांट के एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया. हमने क्योंकि यहाँ पे बात की कि जो पी प्लांट है वो बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स शो करता है, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी कैरेक्टर्स थे पी प्लांट के उन्होंने वन बाय वन उनको स्टडी किया. नेक्स्ट जो उनका रीज़न था वो ये था कि ही यूज्ड all the available tools or all the available techniques to avoid cross pollination by undesirable pollen grains. ठीक है, थर्ड उन्होंने क्या मेथडोलॉजी यूज़ की? He applied maths and statistics to analyze all the results obtained by him. Fourth, Mendel selected 7 contrasting characters of pea plant. अब वो 7 contrasting characters कौन कौन से थे, आओ देखते हैं. ये 7 कैरेक्टर्स थे उनके जो उन्होंने पी प्लांट में सेलेक्ट किए. पहला, फ्लावर कलर. फ्लावर कलर पर्पल है या वाइट है, पहला कैरेक्टर हो गया कंट्रास्टिंग. दूसरा, प्लांट हाइट. प्लांट टॉल है या शॉर्ट है. शॉर्ट, इस केस में शॉर्ट को उन्होंने ड्वार्फ कहा. तो अब आप आगे जितने भी टॉपिक्स इससे रिलेटेड पढ़ेंगे हम वहाँ पे ड्वार्फ यूज़ करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट जो उनका कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था वो था सीड कलर, कि सीड का कलर येलो है या ग्रीन है. नेक्स्ट था सीड शेप. सीड की शेप क्या है, पी प्लांट के अंदर जो मटर का दाना होता है उसकी शेप क्या है, वो राउंड है या रिंकल्ड है. राइट. नेक्स्ट उनका कैरेक्टर था पॉड कलर. पॉड कलर मतलब ये देखो,
जिसमें मटर के दाने बंद होते हैं, जो वो फली होती है उसको बोलते हैं पॉड। तो उस पॉड का कलर ग्रीन था या येलो था। नेक्स्ट था आपका पॉड शेप। पॉड की शेप कैसी थी, इन्फ्लेटेड थी या कंस्ट्रिक्टेड थी। नेक्स्ट था आपका फ्लावर पोजीशन कि वो एक्सियल था या टर्मिनल था। तो ये 7 कैरेक्टर्स थे पी प्लांट के जो उन्होंने सेलेक्ट किए थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। सबसे पहले उन्होंने एक कैरेक्टर को लेके और एक ट्रेट को लेके ये एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद उन्होंने आगे और बढ़ाए। तो सबसे पहले आज जो हम बात करेंगे वो एक कैरेक्टर को लेकर बात करेंगे जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किया था, ठीक है। अब इस स्लाइड में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि 7 कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे डोमिनेंट ट्रेट और रेसेसिव ट्रेट। इसका क्या मतलब है? सी, 2 चीज़ें हैं, डोमिनेंट और रेसेसिव। आगे और भी टर्म्स आएंगी आपके, रेसेसिव हो गया, डोमिनेंट हो गया, फिनोटाइप हो गया, जीनोटाइप हो गया, जीन क्या होता है, एलेली क्या होता है। ये जितनी भी टर्म्स मैंने अभी आपको बताई ये आप देख सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियो में। नीचे जो लिंक आ रहा है उसको क्लिक करने पर आपकी वो वीडियो खुल जाएगी और आप उसमें से उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम एक और चीज़ की यहाँ पे बात करते हैं कि डोमिनेंट और रेसेसिव में क्या डिफरेंस होता है। देखो, मेंडल ने क्या किया कि जितने भी डोमिनेंट ट्रेट थे उनको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया। डोमिनेंट का मतलब आप समझ ही रहे होगे कि एक पर डोमिनेट होना, ज़्यादा हाईलाइट होना, अपने आप को शो करना। और रेसेसिव जो दब के रहता है। उन्होंने क्या किया कि डोमिनेंट ट्रेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया और रेसेसिव ट्रेट को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया। अब अगर मैं कलर की बात करूं, पर्पल और वाइट, हम सपोज हाइट का एग्जांपल लेते हैं। हाइट में टॉल है और शॉर्ट है, तो उन्होंने क्या किया कि टॉल को रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी से और शॉर्ट को रिप्रेजेंट किया स्मॉल टी से, ठीक है। अब अगर मैं सीड शेप की बात करूं तो उन्होंने क्या किया कि जो राउंड शेप है उसको उन्होंने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया और जो रिंकल शेप है उनको उन्होंने स्मॉल आर से। अब क्योंकि ये कैपिटल आर है दैट मीन्स ये डोमिनेंट है ओवर दी रेसेसिव एलेली, ठीक है। अब कहीं भी जब आप क्रॉस कराओगे और कॉम्बिनेशन में आपका डोमिनेंट कैरेक्टर होगा तो हमेशा वो प्लांट डोमिनेट वाला होगा। दैट मीन्स अगर आपके पास कॉम्बिनेशन मिल रहा है ये, तो आपका जो पी प्लांट होगा, आपकी जो सीड होगी उसकी शेप जो होगी वो राउंड होगी। इस केस में भी राउंड होगी क्योंकि दोनों है, ठीक है। लेकिन अगर ये हुआ दैट मीन्स जहाँ पे आपका डोमिनेंट ट्रेट एब्सेंट हुआ, जहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं शो हुआ, सिर्फ वही उसी केस में आपका रिसेसिव एलीली बाहर निकल के आएगा और अपना कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। इस केस में सीड की शेप राउंड होगी, इस केस में भी राउंड होगी, बट इस केस में वो रिंकल्ड होगी। तो क्लियर? तो क्योंकि आगे हम जो प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए हम उनकी बात करने वाले हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे हम कैपिटल लेटर यूज़ कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर कोई क्रॉस के बाद आपको रिजल्ट मिल रहा है तो वो डोमिनेट कैरेक्टर शो कर रहा है या रेसेसिव ट्रेट कैरेक्टर शो कर रहा है, राइट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, ओके। इस पिक्चर में 2 चीज़ें हैं। पहला कि यहाँ से ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन हो रहे हैं जिसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं, और दूसरा यहाँ से रिमूवल ऑफ एंथर, ठीक है। अब मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन और क्रॉस पॉलिनेशन बाय यूजिंग ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। अब ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स क्या होता है और ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स क्या होता है? ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स आर दोज दैट अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन एंड शो स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस, ठीक है। अब क्योंकि जो उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया तो हाइब्रिडाइजेशन में 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। पहला आपका इमैस्कुलेशन क्या होता है? ये वाला पार्ट, दैट इज द रिमूवल ऑफ एंथर। दूसरा क्या इन्वॉल्व है? पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन आप सबको मालूम है क्या होता है?
दैट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन, राइट। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये चीज़ बता चुकी हूँ कि मेंडल ने जो स्टडी की थी, अपने एक्सपेरिमेंट जो किए थे, उन्होंने एक कैरेक्टर को लेके सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था, तो हम भी एक कैरेक्टर को लेके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की, ठीक है। अब इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं। आपने ये चीज़ 10th में भी पढ़ी हुई है, ठीक है। उन्होंने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में, मेंडल ने, उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया। ड्वार्फ का मतलब आपको मालूम है, शॉर्ट प्लांट। उन्होंने इन दोनों प्लांट को क्रॉस कराया एंड देन ही कलेक्टेड ऑल द सीड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस क्रॉस, ठीक है। टी प्लांट को हम टी और टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्वार्फ प्लांट को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, नाउ ही ग्रू ऑल द सीड्स टू जनरेट प्लांट्स ऑफ फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन, जिसको हमने F1 जनरेशन बोला, ठीक है। उन्होंने जब इसको क्रॉस कराया तो यहाँ से उनको ये मिला, जिसको हम F1 जनरेशन बोलते हैं, और ये जनरेशन हमारी P जनरेशन होती है, दैट इज पेरेंट जनरेशन, राइट। अब F1 जनरेशन में उनको ये मिला, दैट इज टॉल प्लांट्स, ठीक है। नाउ ही ऑब्जर्व दैट ऑल द प्लांट्स वर टॉल एंड सिमिलर ऑब्जर्वेशन वाज आल्सो मेड इन अदर पेयर्स ऑफ ट्रेट्स। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इस टॉल प्लांट की, जिस हमें जो फर्स्ट जनरेशन में सारे टॉल प्लांट्स मिले, अब उन्होंने इसकी सेल्फिंग करा दी, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया इसका, या कह लो इंटरब्रीडिंग करा दी। अब जब उन्होंने इंटरब्रीडिंग कराई तो उन्होंने देखा कि कुछ प्लांट्स हमें ड्वार्फ भी मिले, ठीक है। अब जो प्रपोर्शन था टॉल प्लांट का और ड्वार्फ प्लांट का, वो ये था कि जो ड्वार्फ प्लांट थे वो 1/4 मिले उनको, और जो टॉल प्लांट्स थे वो 3/4 मिले इनको, ठीक है। अब ये उनकी ऑब्जर्वेशंस थी फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नाउ द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट, द फॉर्मेशन ऑफ zygote, द F1, द F2 plants, all can be understood from a diagram which is called as Punnett square. उसको हम क्या बोलते हैं, Punnett square. Now Punnett square, it is a graphical representation to calculate the probability of all the possible genotypes of offspring in a genetic cross, and all the possible gametes are represented in a box. Generally Punnett square जो होता है, आप स्क्वायर से समझ रहे होगे, स्क्वायर की फॉर्म में होता है। इसको ड्रॉ करके दिखाती हूँ मैं आपको। एक स्क्वायर की फॉर्म में होता है जिसमें जितने भी पॉसिबल गैमेट्स होते हैं वो जनरली टॉप रो में लिखे जाते हैं और लेफ्ट कॉलम में लिखे जाते हैं, ठीक है। एंड ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन आर रिप्रेजेंटेड इन द बॉक्सेस बिलो इन द स्क्वायर विच जनरेट अ आउटपुट फॉर्म, ठीक है। तो चलो अब इसका हम क्रॉस करके देखते हैं, ठीक है। आपके पास टॉल प्लांट कैपिटल टी, ड्वार्फ प्लांट स्मॉल टी, ये आपका डोमिनेंट है, ट्रेट है, और ये आपका रेसेसिव ट्रेट है, ठीक है। जब इनके बीच में क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में हमको ये मिला, दिस इज F1 जनरेशन, और ये क्या है आपकी पेरेंट जनरेशन, राइट। अब जब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट F1 जनरेशन में मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उनको सारे के सारे टॉल प्लांट्स मिले, राइट। उसके बाद उन्होंने इसकी सेल्फिंग कराई।
अब सेल्फिंग के बाद उनको कैसे मिला हम नेक्स्ट में करते हैं, क्योंकि अभी हम पुनेट स्क्वायर की भी बात कर चुके हैं, तो अब हम डायरेक्टली पुनेट स्क्वायर में ही उसको फिल करेंगे। आपके पास ये था, इसकी सेल्फिंग हुई, ठीक है, तो F2 जनरेशन में क्या मिला, सबसे पहले हम कैसे जितने भी हमारे गैमीट्स होते हैं हम कहाँ उसको शो करते हैं, टॉप रो में और लेफ्ट कॉलम में। दैट मीन्स कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t। ठीक है, अब हमें इसकी सिंपली मैथ्स लगानी है और कुछ नहीं करनी है। अगर आप t को t से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, अगर आप इस t को इस t से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, अगर आप इस t को इस t से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा आपको, और इस t को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पुनेट स्क्वायर में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं कौन सी चीज़ें हमें मिली। कैपिटल T मीन्स टॉल प्लांट, कैपिटल T स्मॉल t इज अगेन टॉल प्लांट। रिमेंबर, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट जो है वो है प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स वो अपना ही कैरेक्टर डिस्प्ले करेगा। उसके बाद अगेन कैपिटल T स्मॉल t, ये भी टॉल प्लांट हुआ आपका। अब क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट एलीली एब्सेंट है, डोमिनेंट वाला अपना कैरेक्टर शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे रेसेसिव डिस्प्ले होगा, दैट मीन्स ड्वार्फ। अब अगर आपको याद हो तो मेंडल को F2 में क्या मिला था, ड्वार्फ वाले प्लांट 1/4 और टॉल प्लांट्स का प्रपोर्शन जो था वो 3/4, 3 और 1 आपका ड्वार्फ हो गया। ठीक है, तो ये है आपकी F2 जनरेशन। आप कुछ पॉइंट्स है इसके बारे में, या मैं ये कह लूँ कि कुछ ऑब्जर्वेशंस है। देखो, हम अभी इनको जीन्स बोलते हैं, विच इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने जीन्स नहीं बोला, फैक्टर का नाम दिया। ठीक है, दूसरी चीज़, जो भी जीन एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के पेयर को कोड करता है उसको हम एलीली बोलते हैं। ठीक है, अब आपको मालूम है ये होमोजाइगस है और ये हेट्रोजाइगस है। होमोजाइगस मतलब सेम आपके एलीली प्रेजेंट है। ठीक है, अगर डिफरेंट है तो हेट्रोजाइगस। ठीक है, अब और उन्होंने कुछ चीज़ें क्या बताई इसमें, कि फिनोटाइपिक रेशियो क्या है इस टेबल का, इस पुनेट स्क्वायर का, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या है। अब कैसे देखते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो यहाँ पर जो है वो 3:1 है। फिनोटाइपिक से जो फिजिकली अपीयर कर रहा है, फिजिकल अपीयरेंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो फिनोटाइपिक रेशियो में आता है। दैट मीन्स टॉल टॉल टॉल, कितने टॉल प्लांट्स हैं, 1 2 3, 3:2, क्योंकि हम रेशियो की बात कर रहे हैं तो 2 लगाते हैं। ड्वार्फ कितने हैं आपके पास, एक प्लांट, तो यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो हो गया आपका 3:1। अब अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, अगर आप इसको देखो कि ये होमोजाइगस है, ऐसा कोई और है नहीं है, तो कैपिटल T वाला एक है, हम रेशियो की बात कर रहे हैं तो हम इस 2 लगाएंगे। उसके बाद स्मॉल t और कैपिटल T एक, स्मॉल t कैपिटल T 2 है, और देन स्मॉल t 1। तो ये है हमारा जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। ठीक है, जिसमें आप डिफरेंशिएट कर सको कि सेम जीन के हैं या अलग अलग जीन्स के हैं, उस तरीके से हम जीनोटाइपिक रेशियो उसका बताते हैं। ठीक है, तो मेंडल ने भी यही किया कि जब क्रॉस किया तो उनको F1 में टॉल मिले, F2 में इस प्रपोर्शन में मिले उनको। उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशंस जब नोट की तो उसमें उन्होंने फिनोटाइपिक रेशियो भी बताया और जीनोटाइपिक रेशियो भी बताया। अब नेक्स्ट हम टॉपिक जो इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो है टेस्ट क्रॉस। उन्होंने एक और किया, टेस्ट क्रॉस। अब ये टेस्ट क्रॉस क्या है, इट इज़ द क्रॉस बिटवीन एन इंडिविजुअल विद डोमिनेंट ट्रेट
and a recessive organism to understand or in order to know whether the dominant trait is homozygous or heterozygous. तो एक पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि टेस्ट क्रॉस उन्होंने कैसे किया. देखो, उन्होंने एक पर्पल फ्लावर लिया और एक वाइट फ्लावर लिया. पर्पल फ्लावर को उन्होंने कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया और वाइट फ्लावर क्योंकि वो होमोजाइगस रेसेसिव है स्मॉल w और स्मॉल w से रिप्रेजेंट किया. राइट. अब उन्होंने इसके बीच में एक क्रॉस कराया. क्रॉस कराने पे आपको मालूम है यहाँ पे आप लेफ्ट और राइट में उन्होंने अभी इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि उन्होंने इसके रिजल्ट के साथ फिर एक क्रॉस किया. ठीक है. अब कैपिटल W यहाँ पे स्मॉल w इसके हमने ले लिए और यहाँ पे हम इसके हमने ले लिए. तो उन्होंने क्या देखा कि जितने भी प्लांट्स थे वो सब पर्पल मिले उनको. आप देखो, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w और कैपिटल W स्मॉल w. ठीक है. उन्होंने उनको सारे के सारे पर्पल मिले और जितने भी प्लांट्स थे वो सब हेट्रोजाइगस थे. क्योंकि उनको कैपिटल W और स्मॉल w मिला. राइट. अब जब उनको ये मिला उसके बाद उन्होंने फिर से इसका क्रॉस कराया होमोजाइगस रेसेसिव से. ठीक है. तो इसको हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं. अब यहाँ पे उन्होंने क्या लिया, कैपिटल W स्मॉल w, क्योंकि हमारे पास सारे के सारे इस वाले केस में पर्पल फ्लावर्स आए थे. पर्पल फ्लावर का आपका जीनोटाइप क्या था, कैपिटल W और स्मॉल w. तो उन्होंने कैपिटल W स्मॉल w यहाँ लिया, स्मॉल w और स्मॉल w यहाँ लिया. फिर से क्रॉस कराया तो देखा कि अब आपके दो पर्पल मिले और दो आपके वाइट फ्लावर मिले. ठीक है. अब इसमें दो तो आपके हेट्रोजाइगस है और दो आपके होमोजाइगस है. तो अब आपको ये क्लियर हुआ कि उन्होंने किस तरीके से टेस्ट क्रॉस कराया. सबसे पहले उन्होंने डोमिनेंट लिए, दोनों सेम जीनोटाइप के लिए होमोजाइगस प्लांट उन्होंने लिया, एक पर्पल और एक वाइट. दोनों को क्रॉस कराया. जब उनके पास रिजल्ट आया तो उन्होंने देखा कि जितने भी उनको प्लांट्स मिले वो सब पर्पल थे लेकिन हेट्रोजाइगस थे. यहाँ पे कैपिटल W स्मॉल. फिर से उन्होंने होमोजाइगस रेसेसिव के साथ उसको क्रॉस करा के देखा, तब उनको दो पर्पल प्लांट मिले और दो वाइट प्लांट मिले. ठीक है. तो ये था आपका टेस्ट क्रॉस. नेक्स्ट और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिसमें उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया वो, और उन्होंने क्योंकि इसके बाद अपने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए. ठीक है. तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. टिल देन कीप रिवाइजिंग.